ओके, गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए थर्ड चैप्टर लेकर आया हूं। चैप्टर का नाम है मूवमेंट टुवर्ड्स ए न्यू वर्ल्ड। मूवमेंट टुवर्ड्स ए न्यू वर्ल्ड, नए विश्व की ओर। हम किधर चलते हैं? नए विश्व की ओर। अब नया विश्व क्या होगा? नया विश्व, आखिर हमने इस चैप्टर का नाम नया विश्व या मूवमेंट टुवर्ड्स ए न्यू वर्ल्ड मतलब नए विश्व की ओर प्रस्थान करने के लिए क्यों बोला है? उसकी वजह है गाइस, यहाँ वजह यह है कि हमने अभी अभी क्या किया है, फर्स्ट जो वर्ल्ड वार था उसमें भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करने की वजह से कहीं ना कहीं हमने जब नया उदय जो हुआ, इस वजह से हमने जो है क्या किया, चैप्टर का नाम जो है दिया गया है मूवमेंट टुवर्ड्स ए न्यू वर्ल्ड। कहते हैं जब बुरा वक्त बीत जाता है और नए वक्त की शुरुआत होती है तो वो क्या होता है? न्यू होता है, नए दिन की शुरुआत होती है। तो उसी तरह से ये क्या है? नए विश्व की शुरुआत, नए वर्ल्ड की शुरुआत है गाइस। तो नए वर्ल्ड की जब शुरुआत हुई तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। कब हुई थी ये शुरुआत? आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। गाइस एक बार फिर से इस बात को समझिए, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हम मूवमेंट कर रहे हैं किसकी तरफ? एक नए विश्व की तरफ। तो अब आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कर रहे हैं तो कुछ चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे? हमने अभी अभी विश्व युद्ध लड़ा है। विश्व युद्ध लड़ने के बाद जब हम नई शुरुआत करेंगे तो हमें कुछ मुश्किलें आएंगी, बहुत कुछ मुश्किलें आती हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ मुश्किलें आती हैं। तो जो बहुत सी मुश्किलें आई उनमें सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जब विश्व युद्ध कहीं ना कहीं डिस्पेल हो गया, खत्म हो गया, उसको ट्रीटी के माध्यम से सुलझा लिया गया, तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आई थी कि जो पीपुल थे वो इकोनॉमिकली कैसे हो गए थे? इकोनॉमिकली कैसे हो गए थे? पुअर हो गए थे। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये आई कि पीपुल इकोनॉमिकली कैसे हो गए थे? एकदम पुअर हो गए थे। पीपुल इकोनॉमिकली वर पुअर, ज़्यादातर लोग गरीब हो गए थे। हमने क्या किया था? बार लड़ा था। बार कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। युद्ध कोई ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मल है, कोई छोटी सी चीज़ हो गई हमने उसको लड़ लिया और फिर से हम खाने पीने लग गए, मार्केट करने लग गए, घरों से बाहर जाने लग गए, हमें जो डेली यूज़ की जो चीज़ें थी वो आसानी से मिलने लग गई। ऐसा नहीं होता है। एक युद्ध लड़ने के बाद हमें अपना सब कुछ खोना पड़ता है। सब कुछ, छोटी मोटी भी लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है? मुश्किल पड़ जाती है। खुद को एक तरीके से फिर से खड़ा करने में बहुत जो है असावधानी आ जाती हैं, तो मुश्किल पड़ जाती है। तो फर्स्टली आफ्टर वर्ल्ड वार क्या हुआ कि पीपुल इकोनॉमिकली कैसे हो गए? पुअर हो गए। दूसरा, गवर्नमेंट इन पावर वर अनसक्सेसफुल। जो डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट का जो चलन चला था, कौन सी? डेमोक्रेटिव। कैसी हो गई वो? अनसक्सेसफुल। डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट वर अनसक्सेसफुल। ज़्यादातर देश जो 16वीं शताब्दी के बाद, आफ्टर 16th सेंचुरी के बाद जो लगातार ये बोल रहे थे कि जो गवर्नमेंट है वो कैसी होनी चाहिए? डेमोक्रेटिव होना चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए। मिडिल जो एक तरीके से फैमिलीज होती हैं उनके बारे में विचार करने वाली होनी चाहिए। उनके एक तरीके से जो राइट्स हैं जो उनको मिलने चाहिए। साथ में एक तरीके से लोगों को एक तरीके से क्या इंडिपेंडेंसी मिलनी चाहिए। तो वो जो गवर्नमेंट चुनी गई थी उन पे लोगों का कैसे होने लगा था? विश्वास जो है कम होने लगा था। उनका जो उन पे जो फेथ है वो कम होने लगा था। तो अनसक्सेसफुल जो है गवर्नमेंट ही होने लगेगी और पीपुल लॉस्ट, क्या किया था? पीपुल लॉस्ट ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी। मतलब एक तरीके से एक तो ये अनसक्सेसफुल हो गई, दूसरा लॉस्ट फेथ डेमोक्रेसी।
पीपुल लॉस्ट फेथ डेमोक्रेसी, लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया। सबसे पहले डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट वो कैसी होगी, अनसक्सेसफुल हो गई, मतलब सफल नहीं रही। सफल क्यों नहीं रही? क्योंकि कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट में जो भी जो है इलेक्शन वगैरह होते थे, उसके बाद जो भी पार्टीज थी उनके द्वारा जो कार्य किए गए, कहीं ना कहीं लोग उनसे अनसेटिस्फाई हो गए थे। फिर आपका नेक्स्ट लॉस्ट जो है फेथ डेमोक्रेसी, लोगों का जो है कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी से विश्वास भी उठ गया था। जब कार्य अच्छे नहीं होंगे, सक्सेसफुल नहीं रहेंगी, सफल नहीं रहेंगी, तो फिर लोगों का विश्वास उठना तो वैसे भी जायज बनता है। तो लोगों का इस गवर्नमेंट से विश्वास उठ गया था गाइस। विश्वास उठने के साथ साथ डिक्टेटरशिप बिगेन इन सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड, या डिक्टेटरशिप बिगेन इन सम कंट्रीज कह सकते हो। कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में क्या हुआ, डिक्टेटरशिप को बढ़ावा मिलने लगा। डिक्टेटरशिप को बढ़ावा मिलने लगा क्यों? देखो, एक तरीके से डिक्टेटरशिप को हम कभी कभी मिलिटेरियन एक तरीके से गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। क्या? मिलिटेरियन गवर्नमेंट, मतलब मिलिट्री की गवर्नमेंट, मतलब एक तरीके से आर्मी की गवर्नमेंट जो होती है वो भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, तानाशाह होता है, और तानाशाह के द्वारा क्या होता है, गवर्नमेंट को सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो गाइस, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार सबसे पहला कार्य तो ये हुआ कि इकोनॉमिकली जो कंट्रीज थे वो पुअर हो गए। जिन कंट्रीज ने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो अलायंस नेशन हो, चाहे वो एक्सिस नेशन हो, वो पूरी तरीके से कैसे हो गए, पुअर इन कंडीशन। कंडीशनली वो कैसे हो गए, इकोनॉमिकली पुअर हो गए, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। जब कोई आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है तो वैसे ही उसको 4 बीमारियां घेर लेती हैं। तो वही हुआ, मेंटली डिस्कनेक्ट हो गए, मेंटली डिस्चार्ज हो गए, काम हो नहीं रहा था उनसे, कोई सही से कोई भी कार्य कर ही नहीं पा रहे थे। दूसरा, डेमोक्रेटिक अनसक्सेसफुल, जो गवर्नमेंट जो चलन था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, वो कैसा हो गया, अनसक्सेसफुल। जब हमने पहला विश्व युद्ध लड़ लिया तो डिक्टेटरशिप और जो एम्परर या एम्पीरियर या एक तरीके से जो राजशाही थी एक तरीके से, उसमें और डेमोक्रेसी में अंतर क्या रह गया, है ना। जब डेमोक्रेसी भी जो है आपके युद्ध को नहीं बचा पा रही है, तो अनसक्सेसफुल जब हो रही है, तो लोगों के मन में क्या है, विश्वास रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, तो अनसक्सेसफुल हो गए। थर्ड आपका लॉस्ट फेथ डेमोक्रेसी, लोगों का जो है डेमोक्रेसी से पूर्णतः विश्वास उठ गया। लोग कहने लगे कि नहीं, हमें डेमोक्रेसी अब नहीं चाहिए। हमने डेमोक्रेसी मंगाई और उसमें क्या हुआ, या हमने डेमोक्रेसी को चुना तो हमें क्या मिला, वही वर्ल्ड वार मिला, बहुत बड़ा वर्ल्ड वार मिला। नेक्स्ट, डिक्टेटरशिप बिगिन इन सम कंट्रीज, और अब जब लोगों ने अपनी ही चॉइस से नेग्लेक्ट कर दिया, किसको, डेमोक्रेसी को, उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, विचार करना बंद कर दिया, बोलने लगे कि नहीं, हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, ये अनसक्सेसफुल है, ये हमारे बीच युद्ध को नहीं रोक सकती, या हमें ये सफल होने का प्रमाण नहीं देती, तो हमें क्या करना है, डिक्टेटरशिप को लाना है। तो जब लोग डेमोक्रेसी से ऊब गए तो लोगों ने तानाशाही को जो है क्या कर दिया, सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और यहाँ जब तानाशाही आ गई तो ये जो एक तरीके से कुछ वजह थी जिसमें लोगों को ऐसा लगता था कि अब हम जो है नेक्स्ट वर्ल्ड वार से बच सकते हैं, हम नए विश्व की मूवमेंट, मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स द न्यू वर्ल्ड, हम नए विश्व की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सोचना व्यर्थ था, ऐसा सोचना व्यर्थ था। कहीं ना कहीं जो ये 4 बदलाव आए थे, इन्होंने फिर से एक नए जो है वर्ल्ड वार की नींव रख दी। जब पुअर्टी होगी तो लोग क्या करेंगे, जब पुअर्टी होगी तो क्या होगा, लोग उम्मीद करेंगे कोई नया तरीका निकालने की कि वो इकोनॉमिकली कैसे हो जाए, फिर से ठीक हो जाए। दूसरा, डेमोक्रेसी जब अनसक्सेसफुल हो गई तो डिक्टेटरशिप क्या करेगा, एक तरीके से तानाशाही करेगा, नए युद्ध की कहीं ना कहीं नींव रखेगा। नेक्स्ट आपका डिक्टेटरशिप बिगिन इन सम कंट्रीज, कुछ जो है देशों के द्वारा जब डिक्टेटरशिप को चुन लिया गया
तो उन्होंने क्या किया, अपनी तानाशाही के दम पे जो खोई ही उनकी जो प्रॉस्पेरिटी थी उसको पाने की भरकस कोशिश करने लगे। जैसे जर्मनी ने अपनी जो प्रॉस्पेरिटी थी वो खो दी थी, है ना, बहुत जलील हुआ था वर्ल्ड बार में। तो उसने क्या किया, जब ऐसे मौके मिलेंगे तो वो फिर क्या करेगा, फिर से एक नई शुरुआत करेगा, और उसने यही किया। ये जो 4 आपके पॉइंट हैं, कहीं ना कहीं जिसे ये कहते हैं कि विश्व युद्ध को बचाने की जो कोशिश थी, कहीं ना कहीं यही जो है विश्व युद्ध को फिर से एक नया रूप देने में कारगर साबित हुई। फिर से एक नया जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं युद्ध सामने आया इन वजह से। तो गाइस अब कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में देख लेते हैं। मतलब ये क्या है, अभी तक आफ्टर वर्ल्ड वार ये चेंजेज आए थे। जब ये चेंजेज आए तो उस चेंजेस के बाद ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हुए, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई जिससे फिर से एक बार महसूस होने लगा कि अब नहीं सिर्फ एक नहीं, क्या होना है, अब दूसरा विश्व युद्ध होना है, सेकेंड वर्ल्ड वार आना है। क्यों आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं नींव तो हमने पहले ही रख दी थी, शुरुआत तो हमने यहां से कर दी थी। अब कुछ ऐसी घटनाएं भी घट गई कि जिन्होंने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वार को फिर से बुलावा भेज दिया। तो गाइस उसको एक बार देखते हैं कि सम इवेंट्स ड्राइविंग फोर्स टू द सेकेंड वर्ल्ड वार। Some events driving force in Second World War. Second World War। देखिए गाइस ऐसे कौन से इवेंट्स रहे जिन्होंने वर्ल्ड वार को फिर से एक बार ड्राइव कर दिया, मतलब पूरे विश्व को फिर से उस गद्दी पर लेके बैठा दिया कि जहां से युद्ध होना सुनिश्चित हो गया था। तो फर्स्ट इवेंट, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट ऐसी पहली घटना बताता हूं जिसने वर्ल्ड वार को फिर से सुनिश्चित कर दिया, और वो था फासिज्म। क्या था, फासिज्म, मतलब जिसे हम फांसीवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको हम, फांसीवाद। और इसका जो इसको स्टार्ट करने वाला कौन था, बेनिटो मुसोलिनी। क्या नाम था सर, बेनिटो मुसोलिनी। तो गाइस फिर से एक बार देखते हैं फैसिज्म। फासिज्म, इसने क्या किया, देखो मैं एक बार आपको हेडिंग फिर से देख लेनी चाहिए। सब इवेंट्स ड्राइविंग फोर्स फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वार, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने जो है कहीं ना कहीं विश्व को सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ मोड़ने का कार्य किया। तो इसमें सबसे पहले कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, जो वर्ल्ड वार हुआ तो उसमें कुछ आपके एक्सिस कंट्रीज थे और कुछ आपके अलायंस नेशंस थे। तो अलायंस नेशंस में आपका कौन था, इटली। पहले कहां था इटली, अलायंस नेशन में मित्र राष्ट्रों की तरफ था, और एक्सिस राष्ट्र की तरफ कौन था आपका, जर्मनी वगैरह था। गाइस अब क्या हुआ, अब ये हुआ इन फासिज्म के अंतर्गत जब फांसीवाद का उदय हुआ तो सबसे पहले इटली वाज विनिंग नेशंस इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। इटली कैसा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में विनिंग नेशंस था, जिसने जो विजेता राष्ट्रों की तरफ था, एंड it's incurred the massive expenditure in वर्ल्ड वार। उसने वर्ल्ड वार के अंदर काफी बड़ा क्या किया था, खर्चा किया था, मैसिव एक्सपेंडिचर। देखते हैं क्या किया था, एक्सपेंडिचर। अब आता है मैसिव एक्सपेंडिचर, मतलब कितना खर्च कर दिया था, तो वो था $12 बिलियन। कितना, 12 बिलियन। इतना खर्चा किसने कर दिया था, इटली ने कर दिया था। कहां कर दिया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर। और साथ में और उसने क्या किया था, ओनली फॉर डॉलर खर्च नहीं किए थे, इसने लगभग 6 लाख पर्सन जो थे
या जो पीपुल थे या जो सोल्जर्स थे उनको क्या करना पड़ता था, डाई होना पड़ा था या सैक्रिफाइस होना पड़ा था। कितने, 6 लाख। 6 लाख लोगों को सैक्रिफाइस होना पड़ा था। जरा ध्यान से सुनना, एक बार फिर से समझना, फासिज्म के उदय, फासिज्म का जो उदय हुआ था उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तो इटली के द्वारा एक मैसिव एक्सपेंडिचर किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंतर्गत पहला उसके द्वारा $12 मिलियन खर्च किए गए थे, दूसरा 6 लाख लोगों की उसके द्वारा, उसके देश के 6 लाख लोगों के द्वारा करीब जान गंवानी पड़ी थी। 6 लाख लोगों के द्वारा जान गंवानी पड़ी थी। बट जीतने के बाद हुआ क्या था, जो अलायंस नेशन थे उन्होंने अपनी अपनी चॉइस के जो टेरिटरीज थे, विजेता राष्ट्रों ने क्या किया था, अपनी अपनी चॉइस के जो टेरिटरीज थे, जर्मनी से प्राप्त, तुर्की से प्राप्त, हंगरी से प्राप्त, ऑस्ट्रिया से प्राप्त, उन पर क्या किया था, कब्जा कर लिया था। किसने, अलायंस नेशन ने, जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, इन्होंने क्या किया था, अपनी पसंद के हिसाब से टेरिटरीज जो थी उन पर अपना क्या कर लिया था, एक तरीके से कब्जा कर लिया था। यह एक तरीके से उन्होंने अपने अंडर में हैंड ओवर कर लिए थे। कैसे, टेरिटरीज जो इंपोर्टेंट टेरिटरीज, कैसे इंपोर्टेंट जो टेरिटरीज थे उन पर जो है अमेरिका, इंग्लैंड और किसने, फ्रांस के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। और इस मामले में आपका जो इटली था, जो इटली था उसको पूछा ही नहीं गया था। जरा सोचिए, जरा अंदाजा लगाइए, वर्ल्ड वार में आप सबसे ऊपर होते हैं, सबसे ज्यादा खर्च में से एक आप करते हैं, आप सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, आप सबसे ज्यादा जान गंवाते हैं, लेकिन जब बंटवारे की बात आ जाए, जब यूजफुल जो टेरिटरीज थी उनको बांटने की बात आ जाए तो आपसे कोई ना पूछे तो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो वही इटली के साथ भी यही हुआ था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो सबने अपनी अपनी चॉइस से जो टेरिटरीज थे, जो एक तरीके से रीजन्स थे, उन पर एक तरीके से क्या कर लिया था, जो कब्जा कर लिया था। बट जर्मनी को क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। किसमें, टेरिटरीज। चॉइसेस टेरिटरीज के अंतर्गत इसको क्या किया गया, वर्ड मीनिंग, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो गाइस उसको आप एक बार फिर से कंफर्म कर लें, क्योंकि ऐसा होता है जब इतना कुछ लिखते हैं तो कुछ जो है गलतियां हो जाती हैं वर्ड में। तो अपनी चॉइस से एक तरीके से टेरिटरीज प्राप्त कर लिए थे, बट इटली को किसी ने पूछा ही नहीं था। इससे क्या हुआ, एक तरीके से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाने वाले जो लोग थे, आम नेशनलिस्ट जो थे, प्रजा जो थी, पीपुल्स जो थे, वो इस गवर्नमेंट से कैसे हो गए, अनसेटिस्फाई। हमने बड़ा खर्च किया, ज्यादा जाने गंवाई, लेकिन मिला क्या, कुछ भी नहीं। कुछ भी क्यों नहीं, क्योंकि जो पावरफुल कंट्रीज थे उन्होंने क्या किया, अपनी चॉइस से टेरिटरीज को क्या कर लिया, कब्जे में कर लिया, और इटली के द्वारा या इटली से उन्होंने पूछा भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो इटली में थी उसको बनाने वाले जो आम जो लोग थे, जो एक तरीके से आम लोग, एक तरीके जो पीपुल्स थे, वो कैसे हो गए, अनसेटिस्फाई हो गए। और जब अनसेटिस्फाई हो गए तो उन्होंने क्या किया, अनसपोर्ट कर दिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, और वहीं से एक तरीके से क्या हुआ, फासिज्म का उदय हुआ। किसका उदय हुआ, फासिज्म का उदय हुआ गाइस। जब फासिज्म का उदय हुआ तो इसका एक तरीके से जो डेवलपर था वो था बेनिटो मुसोलिनी। उसका डेवलपर कौन था, बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया, इस पार्टी को एक तरीके से डेवलप किया गया। एंड इसका एक तरीके से एंड ही अडॉप्ट ए सिंबल ऑफ सुपरमेसी ऑफ द रोमन एम्पायर। इन्होंने क्या किया,
एक सिंबल लिया रोमन एम्पायर का अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए हम पावरफुल हैं और हमारा अब कार्य सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ अपनी नेशनलिटी तक या अपनी बाउंड्री तक सीमित रहें। अब हमारा कार्य होगा कि हम क्या करेंगे, एम्पायरलिज्म, इंपीरियलिज्म, मतलब अपने एम्पायर को खड़ा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो जगह है उस पर कब्जा करेंगे, अपने अंडर में लेंगे। समझ गए ना क्या था फासिज्म, क्या था, एम्पीरियलिज्म को बढ़ावा देने वाला एक तरीका था जो किसके द्वारा, बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा चलाया गया था। ये क्यों चलाया गया, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से खुश नहीं था, क्योंकि गंवाना तो बहुत कुछ पड़ा था लेकिन मिला कुछ नहीं था गाइस। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, बेनिटो जब मुसोलिनी संसद में आ गया, पार्टी में आ गया, तो उसने क्या किया, दे ज्वाइन द बर्लिन, रोम एंड टोक्यो। इसने क्या किया, ज्वाइन कर लिया किसको, रोम, बर्लिन एंड टोक्यो। मतलब समझ रहे हैं ना आप, एक्सिस कंट्रीज जो थे उनको ज्वाइन कर लिया, अलायन कंट्रीज को इसने छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में जो पहला कारण बनता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बढ़ावा देने के लिए, जो फर्स्ट इवेंट्स बनता है वो आपका क्या है, फासिज्म। फासिज्म का उदय, इसने क्या किया, विश्व को या अपने देश को विश्व युद्ध के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा पहला कारण क्या था आपका, फासिज्म। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने इटली में देख लिया कि किस तरीके से इटली ने क्या किया, एक तरीके से अपना खुद का या खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर ली। इसने जो एक तरीके से अलायंस नेशन से निकलकर एक्सिस नेशन को चुना और यहीं से शुरुआत हो जाती है किसकी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव यहीं से पड़ती है गाइस। तो ये एक तरीके से क्या था, इसका बहुत गलत निर्णय था जो बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा किया गया था और ये एक तरीके से डिक्टेटरशिप को बढ़ावा देना था। क्यों, मतलब वहाँ के लोगों के द्वारा भी जो है डेमोक्रेसी से विश्वास उठ किया था। तो ये एक तरीके से क्या था, डिक्टेटरशिप था। सेकंड आपका आता है नाजिज्म। नाजिज्म नाम सुना होगा, एक होता है फासिज्म, एक होता है नाजिज्म। फासीवाद मतलब बेनिटो मुसोलिनी फ्रॉम इटली, नाजिज्म फ्रॉम जर्मनी एंड इसका जो एक तरीके से हम कह सकते हैं उदय करने वाला कौन था आपका, एडोल्फ हिटलर। दूसरा कारण, दूसरा इवेंट, ये क्या है आपका, सेकेंड इवेंट है, ऐसा इवेंट जिसने एक तरीके से क्या किया, बढ़ावा दे दे, पूरी तरीके से कह सकते हो आप आग के ढेर पर बैठा दिया किसको, पूरे विश्व को। कैसे, इसके बारे में देखते हैं। 1919 एडोल्फ हिटलर ज्वाइन द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। 1919 इसके द्वारा क्या किया गया, एक पार्टी थी आगे जाके जो है नाजी कहलाई, इसको ज्वाइन कर लिया किसके द्वारा, बेनिटो नहीं, एडोल्फ हिटलर। 1919 एडोल्फ हिटलर के द्वारा क्या किया गया, ज्वाइन किया गया, किसको ज्वाइन किया गया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी को, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी को, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। जो आगे जाके किसके नाम से जानी जाती है, नाजी के नाम से जाती है, मतलब नाजीवाद के नाम से जानी जाती है या नाजी पार्टी के नाम से जानी जाती है गाइस। 1990 में इसने ज्वाइन किया था। इन द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये एक सोल्जर था, किसमें, जर्मन आर्मी में। कौन, हिटलर।
जर्मन आर्मी में ये एक सोल्जर था। उसके बाद क्या हुआ, दिस पार्टी नॉन, मतलब जैसे कि आगे जाके ये जो आपकी है जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी है वो आगे जाके नाजी पार्टी कहलाती है। 1919 में हिटलर के द्वारा इसको क्या किया गया था, ज्वाइन किया गया था। नाजी फिलॉसफी नीडेड टू द नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, ये हम कह सकते हैं नेशनलिज्म एंड द सोशलिज्म। यदि हम नाजी की बात करें तो ये वो पार्टी थी जो एक तरीके से सोशलिज्म और नेशनलिज्म दोनों से मिलकर बनती है। मतलब इनके विचारों में सोसाइटी से संबंधित भी जो है बातें आती थी या देखने को मिलती थी, और नेशनलिस्ट वाली जो फीलिंग भी देखने को मिलती थी, और इसीलिए इन दोनों ही विचारों से प्रेरित होकर जो है नाजीवाद की स्थापना की गई थी। तो नाजीवाद की स्थापना करने का जो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो राइट जाता है वो किसके पास, एडोल्फ हिटलर के पास जाता है। शुरुआती दौर में इस पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद क्या हुआ, एडोल्फ हिटलर जो है एक तरीके से इस पार्टी का हेड बना, और कहीं ना कहीं आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, प्रेसिडेंट जो थे एक तरीके से जर्मनी के, उनकी डेथ के बाद, जिनका नाम था हिंडेनबर्ग, प्रेसिडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, जो एक तरीके से एक हिटलर था, वो क्या हुआ, आगे आया, हेड ऑफ पार्टी बन गया। कौन सी, नाजी पार्टी का हेड बन गया। और उसने क्या किया, जैसा कि आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिकली क्राइसिस आ गया था। साथ में एक तरीके से आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनके ऊपर फाइन कर दिया गया था, याद आया ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला, कि जर्मनी के ऊपर जो अलायंस नेशन थे उनके द्वारा इस पे क्या कर दिया गया था, फाइन कर दिया गया था, 6.5 बिलियन डॉलर का फाइन। तो आते ही हिटलर ने कहा कि हमें ये जो फाइन है वो नहीं चुकाना है। आपको पैसा देना हो कहीं और कोई आपसे बोल दे कि नहीं हम ये पैसा नहीं देने होंगे, आप तो उसके फाइन हो जाओगे, तो भाई हुआ। यहां पे क्या हुआ, नेशनलिस्ट चल रहा था, अब सोशलिज्म भी आ गया। नेशनल और सोशलिज्म दोनों को मिलकर नाजी पार्टी की स्थापना हो गई। आते ही हिटलर ने कहा कि हम वो जो एक तरीके से कर है वो हम नहीं चुकाएंगे, हम नहीं चुकाएंगे। दूसरा इसने कहा कि नेवी से संबंधित, आर्मी से संबंधित, साथ में एक तरीके से जो भी वेपन से संबंधित जो रुकावटें थीं, जो बैरियर थे, हम उनको नहीं मानेंगे। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के बाद जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको हम पूरी तरीके से क्या कर देंगे, नहीं मानेंगे। उनको क्या करेंगे, हम तोड़ देंगे। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हम उनको स्नैप्ड कर देंगे, टाई स्नैप्ड, मतलब उन्हें हम तोड़ देंगे, पूरी तरीके से तोड़ देंगे, उन्हें हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। साथ में इन्होंने अपने क्या किया, जो एक तरीके से फाइटर प्लेन वगैरह थे उनको मैन्युफैक्चर दोबारा से कराना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या किया, यहाँ के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इसके फैसलों से संतुष्ट होने लगे, खुश होने लगे। और ऐसी स्थिति में इसने भी क्या किया, इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दिया। नाजीवाद के अनुसार इसने कहा इंपीरियलिज्म, एम्पायर खड़ा करना हमारा क्या होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो इसने क्या किया, इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दिया। मतलब अधिक से अधिक जो है राष्ट्रों को, अधिक से अधिक जो रीजन्स थे उनको अपने कब्जे में, जो टेरिटरीज थी उनको अपने कब्जे में लेने का कार्य शुरू किया। इसने ऐसी पॉलिसी बनाई जो एक तरीके से नैरो नेशनलिज्म से अवगत कराती हो या नैरो नेशनलिज्म से संबंधित हो, छोटी राष्ट्रीय सोच के अनुसार। मतलब बहुत ही संकीर्ण राष्ट्रवादिता को इसने क्या किया, उजागर किया या इसकी शुरुआत कर दी। और यहाँ से एक तरह से इसने जो नाजी सोल्जर्स होते थे उनको क्या किया, एक तरीके से ब्लू मिलिट्री जो यूनिफॉर्म है वो भेंट की।
ब्लू जो है एक तरीके से मिलिट्री यूनिफॉर्म इसने क्या किया, भेंट की या शुरू कराई, इसने क्या किया, अडॉप्ट की। ये साथ में एक तरीके से इसने एक काम और किया, इसने क्या किया, एक तरीके से इसने डिक्टेटरशिप को फिर से एक बार चालू किया। देखो ये जो एक तरीके से नाजी बात जो थी एक तरीके से वो कहीं ना कहीं इसका मिक्सर था, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कौन, एक डिक्टेटरशिप था, एक तानाशाह था। तरीका इसने क्या अपनाया, सोशलिज्म और नेशनलिज्म, मतलब इन दोनों का फायदा उठाते हुए इसने क्या किया, डिक्टेटरशिप का आगाज किया। इसने मान्यता किसको दी, डिक्टेटरशिप को। फायदा किसका उठाया इसने, सोशलिज्म का और नेशनलिज्म का, मतलब सामाजिकता का और राष्ट्रीयता का फायदा उठाते हुए इसने डिक्टेटरशिप की नींव रखती, मतलब तानाशाही की नींव रखती। इसने एक तरीके से जो भी कार्य किए वो कैसे थे, तानाशाही वाले थे। इसने अपने सैनिकों के शोल्डर पर, कंधे पर एक तरीके से स्वास्तिक का एक टैग लगवाया। स्वास्तिक का टैग लगवाया। तो ये पूरी तरीके से कैसा था, एक तरीके पूरी तरह से कैसा था, एक डिक्टेटरशिप था, एक डिक्टेटर था, एक तानाशाह था, जिसने जर्मनी को एक तरीके से, जिसने जर्मनी के जो रास्ते थे और भी ज्यादा दुर्लभ कर दिए। कैसे कर दिए, दुर्लभ कर दिए। इसने एक तरीके से जर्मनी को एक ऐसी स्थिति में ले जाके खड़ा कर दिया जहां से युद्ध की जो संभावनाएं थी वो कैसी हो गई, बढ़ गई गाइस। तो ये था आपका नाजिज्म। अब आपका तीसरा आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका मिलिट्रिज्म इन जापान। कौन सा जाता है, मिलिट्रिज्म। मिलिट्रिज्म इन जापान। अब हम जापान कर लेते हैं। ये क्या हमारे साथ इवेंट्स चल रहे हैं। सबसे पहले क्या था, फासिज्म, दूसरा नाजिज्म और तीसरा आपका जाता है मिलिट्रिज्म इन जापान आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, सम रीजन्स, जो कुछ क्षेत्र थे, क्या हुआ उसका, सम रीजन्स गेट बेनिफिट फॉर जापान। जापान को कुछ क्षेत्रों का क्या मिला, फायदा मिला। और ये जो प्रोविजंस थे या जो एक तरीके से जो क्षेत्र थे, जो रीजन्स थे, वो कहीं ना कहीं किसके थे, चाइना के थे। और इसकी वजह थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल। किसकी ट्रीटी क्या थी, एक जो वर्साइल की ट्रीटी हुई थी, उस वर्साइल की ट्रीटी का कहीं ना कहीं जापान को फायदा हुआ। और उसने क्या किया, जो कुछ एक तरीके से प्रोविजंस थे किसके, चाइना, प्रोविजंस जो थे उन पर क्या कर लिया था इसने, कब्जा कर लिया था, या इनका जो है बेनिफिट लेना शुरू कर दिया, बेनिफिट लेना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, 1921 टू 22 1921 टू 22 इन वाशिंगटन, इसने वाशिंगटन में क्या किया, जाकर जब ये वाशिंगटन पहुंचा तो इसके द्वारा एक बात कही गई, और वो क्या था, जापान टू एग्री हैव 35% मिलिट्री पावर या मिलिट्री एग्रीमेंट ओनली द अमेरिका नेवल फोर्स। इसने कहा कि एक तरीके से जो अमेरिका है, अमेरिका और ब्रिटेन के पास जो नेवल जो फोर्स है वो कितना होना चाहिए, घटाकर उसको 35% कर देना चाहिए। अमेरिका और ब्रिटेन को नेवल जो फोर्स है कितना कर देना चाहिए, 35%।
किसने कह दिया? वाशिंगटन में जापान ने। अब बात समझ गए होंगे कि ये कौन थे? अलायंस नेशन थे, और अलायंस नेशंस के विरुद्ध में जो भी जाता था वो एक तरीके से क्या था? एक्सिस में पहुंच जाता था। दूसरा, इनसे एक तरीके से फाइट करना कैसा होता था? खतरे से खाली नहीं होता था, क्योंकि उस समय ये क्या थे? सुपर पावर थे। कौन? अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका और ब्रिटेन जब सुपर पावर थे तो जापान ने एक तरीके से नई रणनीति तैयार की। वो क्या कर रहा था? कुछ प्रोविजंस ऐसे थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे, ऐसे कुछ रीजन्स थे जो चाइना के थे, उन पर अपना आधिपत्य जमाए हुए थे, उनका बेनिफिट ले रहा था। तो उसने उस आवेश में आकर वाशिंगटन में क्या बोल दिया कि 35% जो है नेवल फोर्स सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन के पास होनी चाहिए। यदि ये सब के सब दूसरे पर रूल अप कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर एक तरीके से फोर्स करते हैं कि नेवल नहीं होना चाहिए, या फिर एक तरीके से मिलिट्री फोर्स नहीं होना चाहिए, या एक तरीके से जो फाइटर प्लेन है वो नहीं होना चाहिए, तो इनके पास भी 35% ही नेवल फोर्स होना चाहिए। बाकी का इनसे जो है क्या करना चाहिए? छीन लेना चाहिए, हटा देना चाहिए, या इनको कम कर देना चाहिए। और यहीं से क्या हुआ? अमेरिका और ब्रिटेन जो थे वो कहीं ना कहीं जापान के कैसे हो गए? दुश्मन हो गए। दुश्मन कैसे हो गए? दुश्मन हो गए गाइस। मतलब इसको फूटी आंख देखना नहीं चाह रहे थे। ऐसी स्थिति में जापान क्या करेगा? एक्सिस की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? एक्सिस की तरफ जाएगा, उनसे ट्रीटी करेगा। और वही हुआ। इसने क्या किया? इनको बोल दिया कि आप 35% से नेवल नहीं रख सकते, और उधर जापान ने क्या किया? जो कुछ एक तरीके से ऐसे क्षेत्र थे जिन पर उसने क्या किया? कब्जा कर लिया था, या एक तरीके से कुछ ऐसे आइलैंड थे जिन पे एक तरीके से उसने क्या कर दिया? बकेट मतलब कब्जे में ले लिए। कौन से क्षेत्र ले लिए? जैसे कि आपका सबसे पहले हो जाता है साकालिन, और उसके बाद साइबेरिया। और दूसरा कौन सा आपका? साइबेरिया। इनको इसने क्या किया? अपने कब्जे में ले लिया। और जापानी जो यूथ थे वाज एंग्री एट द पीपल टू सपोर्टेड द मिलिट्रिज्म, और दे गॉट द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। जो जापानी यूथ थे, युवा जो थे वो क्या चाहते थे? एक्सटेंशन चाहते थे। मतलब वही बात आ जाती है, ये भी क्या चाहते थे? एम्पायरलिज्म मतलब एक तरीके से एक बड़े एम्पायर को खड़ा करना चाहते थे। ये भी दूसरे कंट्रीज को अपने साथ मिलाना चाहते थे, ये भी इकोनॉमिक पावर बनना चाहते थे, ये भी चाहते थे कि हम भी सुपर पावर बन जाएं। तो यहाँ के जो यूथ थे उन्होंने क्या किया? बढ़ावा दे दिया। किसको? मिलिट्रिज्म को। किसको बढ़ावा दे दिया? जो यहाँ के यूथ थे, जो यहाँ के जवान थे, उन्होंने मिलिट्रिज्म को बढ़ावा दे दिया। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते थे कि यहाँ जो है कहीं ना कहीं जो जापानी जो गवर्नमेंट है वो क्या करे एक तरीके से एम्पायरलिज्म मतलब एक तरीके से बड़ा साम्राज्य खड़ा करे। ये कौन चाहता था? एक तरीके से पॉलिसी ऑफ एक्सटेंशन। पॉलिसी ऑफ एक्सटेंशन चाहते थे। कहाँ के? जापानी युवा। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जापान भी इसमें आ गया था। मतलब इस इवेंट के माध्यम से जापान ने भी संकेत दे दिए थे सेकेंड या दूसरे विश्व युद्ध के। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक तरीके से, नेक्स्ट आपका साथ में एक तरीके से और भी आप देख सकते हो जापान के द्वारा उस समय मंगोलिया पर भी कहीं ना कहीं क्या कर लिया गया था? अपना कब्जा कर लिया गया था। मंगोलिया को भी अपने साथ मिला लिया गया था, उसे कैप्चर कर लिया गया था। मंगोलिया के साथ साथ आपका सांतोंगो और सम प्रोविजंस ऑफ चाइना जो थे आपके, उन पर भी इसने क्या कर दिया था? कैप्चर कर लिया था। सब एक तो आपका ये भी सकालिन, साइबेरिया, मंगोलिया एंड सम पार्ट ऑफ चाइना। ये जो एक तरीके से क्या किए? जापान ने अपने कब्जे में ले लिए। तो यहीं से कहीं ना कहीं और भी कहीं ना कहीं ये जो इवेंट्स है, इस इवेंट्स के माध्यम से भी वर्ल्ड वार सेकंड के लिए शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट इवेंट है वो है ग्लोबल डिप्रेशन।
ग्लोबल डिप्रेशन। जो आपका नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है ग्लोबल डिप्रेशन। ग्लोबल डिप्रेशन भी एक तरीके से 1929 का ये माना जाता है। कितना? 1929 टू 32, 3 सालों तक लगभग ये आपका ग्लोबल डिप्रेशन चला था। आर्थिक मंदी जिसे बोलते हैं दूसरी भाषा में। ये क्यों आई थी? क्योंकि वर्ल्ड वार हुआ था और वर्ल्ड वार की वजह से कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बीइंग थे, इंसान थे, उन्होंने क्या किया था, अपनी जो इनकम थी उसको लॉस्ट कर दिया था, अपना बिजनेस लॉस्ट कर दिया था। कहीं ना कहीं जो कंपनीज थी वो पूरी तरीके से अपने शेयर्स को खो चुकी थी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ग्लोबल डिप्रेशन आया और लोग जो थे एक तरीके से वो कैसे हो गए, पूरी तरीके से कंगाल हो गए, बेकार हो गए। और ऐसी स्थिति में क्या बना कि लोगों ने अपने जो शेयर्स थे उसको बेचना शुरू कर दिया। आफ्टर द वर्ल्ड वार लार्ज नंबर ऑफ द शेयर होल्डर्स टू बी द सोल्ड इन द वॉल स्ट्रीट। मतलब एक तरीके से क्या किया, स्टॉक मार्केट टू बी द क्रम्बल। जो स्टॉक मार्केट था वो कैसा हो गया? क्रम्बल हो गया। टू बी क्रम्बल मतलब पूरी तरीके से टूट गया। मतलब ये इसकी हालत जो थी वो कैसी हो गई? खराब हो गई। दूसरा, स्टॉक मार्केट कैसा हो गया? क्रम्बल हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये आ गई कि जब स्टॉक मार्केट जो क्रम्बल होने की वजह ये थी कि जो स्टॉक होल्डर थे उन्होंने जो अपने स्टॉक थे उनको क्या कर दिया? मिनिमम प्राइस पे क्या कर दिया? स्टॉक को सोल्ड करना शुरू कर दिया या सेल करना शुरू कर दिया। सोल्ड नहीं, या कह सकते हो आप सेल और सोल्ड दोनों ही। जो स्टॉक होल्डर थे उन्होंने मतलब सस्ते दामों पर क्या किया? खरीदना शुरू कर दिया शेयर को, और मैक्सिमम जो रेट थे उन पर सोल्ड करना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हुआ, जो ग्लोबल डिप्रेशन बड़ी जो बहुत पूरे विश्व में आ गया था, आर्थिक मंदी आ गई थी। और इस आर्थिक मंदी ने क्या किया, लोगों की जो इकोनॉमिक जो एक तरीके से स्थिति थी, जो पॉवर्टी की स्थिति में पहुंचा दिया। उनके जो एक तरीके से प्रोडक्शन था वो पूरी तरह से कैसा हो गया था? खराब हो गया था। साथ में एक तरीके से जो वॉल स्ट्रीट क्राइसिस के नाम से इसको जाना जाता है, और ये 24 अक्टूबर 1929 को हुआ। 24 अक्टूबर 1929 को हुआ, और इसे वॉल स्ट्रीट क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। और ये इवेंट भी कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या था, जो है जो वर्ल्ड वार सेकेंड था उसको लाने में कारगर हुआ, या वर्ल्ड वार सेकेंड को स्टार्ट करने में कारगर हुआ। एक कहावत है कि जब आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि किसी भी स्थिति में कैसे भी इसका निपटारा हो, और इसका माध्यम कभी कभी क्या होता है, कई अलग तरीके से हमें चुकाना पड़ता है। तो वही था कि जब लोग कंगाल हो गए, परेशान हो गए, और जो है फूडिंग के लिए, अकोमोडेशन के लिए और लिविंग के लिए ऐसा करने लगे कि जो है उन्होंने जितने भी उनके पास शेयर होल्डर्स थे या स्टॉक था शेयर्स का, या जो उनके पास मनी थी उसको पूरी तरीके से उन्होंने क्या कर दिया? खर्च कर दिया या ख़त्म कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? ग्लोबल डिप्रेशन आया, आर्थिक मंदी आई, और ये इवेंट भी कहीं ना कहीं नेक्स्ट वर्ल्ड वार में अपना क्या करता है, जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है गाइस। तो ये था हमारा, ये इवेंट थे एक तरीके से जो एक तरीके से नए विश्व युद्ध के लिए इन्होंने अपनी क्या की, एक नींव खड़ी कर दी गाइस। तो अब नेक्स्ट एक तरीके से हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे या समझेंगे केसेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, कि सेकेंड वर्ल्ड वार की जो वजह क्या बनी। ये तो हमने क्या है, ये एक इवेंट्स हैं, ये घटनाएं हैं जिन्होंने ऐसा कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वार को एक तरीके से सुनिश्चित कर दिया। ये घटनाएं हैं, ये केसेस नहीं हैं। तो कॉजेज आपको पढ़ने हैं तो आपको नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा गाइस। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर फिर से लेकर मिलूंगा आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।